नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर सेशन में। मुझे पता है मैंने आपसे तब कहा था ये करने को जब हम 2 लाख लोग हो चुके थे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक इतने ज़रूरी इश्यूज आते गए जिनके बारे में मुझे लगा आपको सच बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने उनको प्रेफरेंस दी, वो वीडियोस बनाए और अब हम 2,50,000 से भी ज़्यादा जुड़ चुके हैं साथ में। तो इसी खुशी में चलिए शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन आंसर सेशन। सबसे पहला सवाल पूछा है शेखर भाई ने, जो लिखते हैं अमेजिंग ब्रो, कीप डूइंग गुड वर्क, प्लीज गिव योर रिएक्शन ऑन पद्मावती ट्रेलर एंड योर ओपिनियन द फिल्म की क्या ये फिल्म बैन होनी चाहिए या नहीं, प्लीज वेटिंग फॉर योर आंसर। तो मैं कल ही पिक्चर देख के आया हूँ, ये पद्मावत अब इसका नाम रख दिया गया है। तो फिल्म में जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो फिल्म के एक्शन सीन्स हैं, जो फिल्म का सेट डिज़ाइन है, कॉस्ट्यूम है, बहुत ही अच्छी हैं। ऐसी इतनी अच्छी है इनफैक्ट कि मैंने इतनी अच्छी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और जो एनिमेशन है आज तक किसी बॉलीवुड मूवी में नहीं देखा है। बाहुबली, कई लोग कहेंगे कि बाहुबली का इससे बेटर है थोड़ा सा, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बाहुबली में काफ़ी अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि वो हाथी पे खड़ा हो गया और हाथी ने ऐसे कर दिया। इसमें अनरियलिस्टिक कुछ नहीं है सिवाय एक सीन को छोड़ के, और इसलिए काफ़ी मज़ा आता है इस मूवी को देखने में। लेकिन फिल्म में जो अच्छी चीज़ नहीं है, वो फिल्म काफ़ी लंबी खींच रखी है। ये गाने बीच बीच में फालतू में डाल रखे हैं जो बोरिंग से हैं, वो बोरिंग बना देते हैं मूवी को। और जो फिल्म की स्टोरी लाइन है वो भी बहुत सिंपल सी है। इसको गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की स्टोरी लाइन में कॉम्प्लेक्स किया जा सकता था, दोनों कैरेक्टर्स को एक ग्रे टाइप कैरेक्टर दिखा के, कि ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा थोड़ा सा दिखा रखा था। फिल्म में थोड़ा सस्पेंस डालते तो बेटर होता थोड़ा। तो ओवरऑल मैंने तो पूरा मूवी का रिव्यू ही दे डाला यहाँ पे। अगर आपको मूवी देखनी है तो जाके देखिए, मैं 3.5 स्टार्स दूंगा 5 में से। लेकिन इससे ज़रूरी सवाल ये है कि फिल्म बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे राजपूत के राजाओं को डिफेम किया जाए, तो कोई सेंस बनता ही नहीं फिल्म बैन करने का। लेकिन मैं इससे एक स्टेप आगे जाना चाहूँगा कि अगर फिल्म में ऐसा कुछ होता जिससे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो क्या फिल्म को बैन करना चाहिए था? मुझे तो लगता है नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा देश इतना बड़ा है, इतने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, इतनी एथनिसिटीज़ रहती हैं देश में, कि आप कुछ भी करोगे ना, वहाँ पे देश में किसी कोने में तो किसी के सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाएंगे। आप यहाँ पे लड़का लड़की के साथ हाथ पकड़ के जाओगे, वहाँ पे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे कि भाई तू ये कैसे कर रहा है, हमारे कल्चर इफेक्ट होता है। आप किसी के धर्म के खिलाफ पिक्चर बनाओगे तो वो धर्म वाले खड़े हो जाएंगे कि तूने हमारे धर्म के खिलाफ ये कैसे बोला। सेंटिमेंट्स असल में होता क्या है? सेंटिमेंट्स बेसिकली फीलिंग्स होती हैं जो आपकी बिलीफ से आती हैं। तो आपकी बिलीफ्स के बेसिस पे, आपकी फीलिंग्स के बेसिस पे वहाँ पे कोई देश में चीज़ बैन कर दे, ऐसा तो सही नहीं है ना। इसी बेसिस पे तो लोग बीफ बैन भी मांगते हैं कि हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, इसलिए बीफ बैन पूरे देश भर में हो जाना चाहिए। तो बेसिकली इन चीज़ों का कोई एंड नहीं है, बिल्कुल एंडलेस चीज़ें हैं। कल को पकोड़े वाले खड़े होकर बोलने लग जाएं कि मोदी जी ने पकोड़े वालों के बारे में बोला तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, मोदी जी ने हम सारे पकोड़े वालों के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करी जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपने पिक्चर बैन कर दी तो पकोड़े वाले बोलेंगे देखिए तेरे सेंटिमेंट्स तो सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन मेरे सेंटिमेंट नहीं है। तेरे सेंटिमेंट्स को लेके पिक्चर बैन हो सकती है, लेकिन मेरे सेंटिमेंट्स को लेके मोदी जी को बैन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये वॉट अबाउटिज्म चारों तरफ, दोनों तरफ चलता ही रहेगा, एंडलेसली चलता रहेगा, अगर हम ये सेंटिमेंट्स के बेसिस पे चीज़ों को बैन करने लग गए तो। इसका सोल्यूशन सिंपल है, बेसिकली सबको टॉलरेंट होने की ज़रूरत है, और इतना टॉलरेंट होने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कोई भी कुछ कहे, कोई पिक्चर बनाए, कोई ड्राइंग बनाए, उसके बदले जवाब वायलेंस से नहीं आना चाहिए। ऐसा पता है कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किसी ने मोहम्मद के खिलाफ पेंटिंग बना दी थी, तो वो चार्ली हेब्डो अटैक में उसकी जाके जान ले ली उसके बदले। बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपको इतना टॉलरेंट होना पड़ेगा कि आपकी हिस्ट्री के खिलाफ, आपकी फैमिली के खिलाफ, आपके धर्म के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, आपके देश के भी खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे तो उसके बदले आप वायलेंट नहीं होंगे। आप उसका जवाब आवाज़ से देंगे। आप उसका जवाब ड्राइंग कर रहा है तो कोई ऐसी ड्राइंग बनाता है तो आप एक और ड्राइंग बना लीजिए, कोई ऐसी पिक्चर बनाता है तो आप एक और ऐसी मूवी बना लीजिए, लेकिन हथियारों से जवाब नहीं देना है यहाँ पे। देवाशीष मिश्रा लिखते हैं, हे ध्रुव, प्लीज इंटरव्यू सम अननोन पीपल हु आर नॉट पॉलिटिशियंस बट रियल हीरोज। रिसेंटली केरलाज अल्लापुजा कैरिड आउट जीरो वेस्ट प्रोग्राम। ये तो मैंने भी आपको वीडियो में बताया था, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया दिया देवाशीष ने। ये मैं भी सोच रहा था करने की, कि जो ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली देश को चेंज करने में लगे हुए हैं। आपने भी सुना होगा, एक आदमी है जो मुंबई के रोज जाके बीच क्लीनिंग करते हैं वहाँ पे। कोई एक इंडिया में रहने वाले हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने एक पूरे वेस्ट लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक एक पेड़ वहाँ पे उगाकर। ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ में कि ऐसे लोगों को ढूंढ के कॉन्टैक्ट करूँ और इनका इंटरव्यू लेके आपको दिखाऊँ।
सुमित यादव लिखते हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, विल यू लॉन्च योर ओन न्यूज़ चैनल एज यू सेड इन द यूआईसी इंटरव्यू। यार मुझे नहीं लगता, मैंने कहा था कि मैं न्यूज़ चैनल खोलूँगा अपना, और मुझे आइडिया अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि धीरे धीरे देश की जितनी भी जनता है सब इंटरनेट पे आए जा रही है और टीवी यूजलेस होते जा रहा है। टीवी एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखाता है वो आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आप चीज़ देखना चाहोगे उसको देख सकते हो चुन चुन के, तो आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जाता है इंटरनेट पे। इसलिए मुझे लगता है इंटरनेट ही फ्यूचर रहेगा, यूट्यूब ही फ्यूचर रहेगा न्यूज़ का, और मैं कोई न्यूज़ चैनल टीवी पे नहीं खोलना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी लंबा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विजेता ने पूछा है, जिसको बेसिकली जिसमें लिखा है कि माई क्वेश्चन सजेशन इज द कॉर्पोरेट पेज द पॉलिटिकल पार्टीज विच इन टर्न रिवर्स द फेवर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो शायद लोगों को नहीं पता होगा। लोगों को लगता है कि करप्शन बेसिकली होती है जो डे टू डे लाइफ में आप ब्राइब दे रहे हो किसी को, लेकिन सबसे बड़ी करप्शन तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग में होती है, जो कि अब लीगलाइज हो चुकी है इंडिया में। ऐसी करप्शन यूएसए जैसे देशों में भी होती है, जहाँ पे कि जो कंपनीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टी को फंड करती हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं कि वो कंपनीज को ही फायदा पहुंचे। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने का तरीका मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है, कुछ कंट्रीज़ में मैंने पढ़ा था कि ऐसा किया जाता है कि ये जो टैक्स का पैसा होता है आप या तो सरकार को टैक्स भर दो, या फिर जितना टैक्स का पैसा है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दो, आपकी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को। इससे क्या होगा, इससे ये जो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग लेती है इन बड़ी बड़ी कंपनी से, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन कंपनी से फंडिंग लेने की, उनको फंडिंग हम जैसे लोगों से मिलेगी, और क्योंकि हम लोगों से मिलेगी फंडिंग तो वो हमारे लिए ही काम करेगी। ये एक तरीका है जो दुनिया भर में कुछ गिनी चुनी कंट्रीज एक्सपेरिमेंट करके देख रही हैं कि कैसा काम कर सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है, देखते हैं और क्या क्या सोल्यूशंस निकलते हैं इस प्रॉब्लम से फाइट करने के। निज़मुल लिखते हैं, हाय ध्रुव, आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ट्रस्ट मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अ बिगर कॉज, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव बीन टू? Saw quite a lot of posts in your Instagram page from different locations. I would suggest definitely put your travel vlogs. तो आपने भी कई बार देखा होगा मेरे कुछ वीडियोस है जिनमें मैं काफ़ी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ट्रैवल इतना करता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बहुत इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, तो जितनी भी जगह मैं गया हुआ हूँ वो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ही घूमने गया हूँ, और टोटल में कहीं ना कहीं 25 कंट्रीज से ज़्यादा हो चुकी हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं काउंट करके रखा। और जहाँ तक ट्रैवल व्लॉग्स की बात है, मुझे लगता है इतनी सारी कंट्रीज से हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं एक अलग टाइप के ट्रैवल व्लॉग्स कर सकता हूँ जिसमें कि उस कंट्री में क्या अच्छी चीज़ें होती हैं और उससे हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स बनाए जाएँ। अगर आपको लगता है आप इससे एग्री करते हैं ऐसे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, मैं ऊपर आई बटन में एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप उसमें येस नो करके लिख सकते हैं। इकोनॉमी इज़ अ फ्लॉप, देयर इज़ नथिंग टू शो फॉर, डू यू थिंक द 2019 कैंपेन इज दस गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेटफुल एंड विशियस? मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है देश में, क्योंकि अभी 2018 की अभी शुरुआत हुई है और एक महीने के अंदर अंदर ही कितने राइट्स आपको देखने को मिल गए हैं। चारों तरफ देश को जलाया जा रहा है एक मूवी को लेकर। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश में भी कुछ हुआ था, अभी दिल्ली में भी ये टीपू सुल्तान का इशू उठा रहे हैं, कर्नाटका में भी ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं। तो हर जगह ये हिंदू मुसलमान रिलीजियस इश्यूज़ को उठाया जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली कुछ बचा नहीं है सरकार के पास दिखाने के लिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है 2019 में आप और भी ये सब देख सकते हो, फालतू के इश्यूज बहुत उठाए जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ असली इश्यूज पे वोट करना है। हरीश चंद्र लिखते हैं, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड स्पेशली बिटकॉइन, हैव यू इन्वेस्टेड इन इट? बिल्कुल मैंने इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन पे। इनफैक्ट मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 काफ़ी बड़े वीडियोज़ आएंगे बिटकॉइन के ऊपर, जिसमें मैं बिटकॉइन के ऊपर जितने भी सवाल हैं आपके सब क्लियर कर दूंगा, और खाली बिटकॉइन ही नहीं बल्कि सारी टाइप की क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। Say something about the Indian education system versus other developed countries education system like Finland and others. आप मनीष सिसोदिया वाला इंटरव्यू देखेंगे मेरा, उसमें काफ़ी इस बात पर चर्चा करी हुई है कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। बहुत डिटेल में डिस्कशन है तो वो जाके वीडियो देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा। विश्वा लिखते हैं, टेल अस अबाउट योर लव फॉर ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो नरेट एनी एक्सपीरियंस विच यू हैड वाइल ट्रैवलिंग विच वॉज वन ऑफ अ काइंड, एनी गुड और बैड एक्सपीरियंस विच यूल ऑलवेज रिमेंबर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मुझे याद आता है, पेरू में याद आता है। पेरू एक साउथ अमेरिका में कंट्री है, जिनको नहीं पता, काफ़ी क्लोज फैमिली रिलेटिव्स रहते हैं मेरे वहाँ पे। तो हम एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर विजिट करने गए हुए थे, जहाँ पे कुछ जानवरों को पूरा खुला छोड़ा हुआ है कि वो कहीं भी घूम सकते हैं, आदमियों को छू सकते हैं, आके इनके ऊपर चढ़ भी सकते हैं। तो ऐसी बंदरों को भी वहाँ पे खुला छोड़ा गया था।
तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे ऊपर एक आके बंदर बैठा, तो मैं भी उसके साथ खेलने लग गया काफ़ी, और काफ़ी दोस्ती बढ़ रही थी हमारे बीच में। और फिर उस बंदर ने कुछ आपको इस चीज़ की एक्चुअली वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वीडियो पे रिकॉर्ड हुआ है, मैंने पब्लिक नहीं किया था, लेकिन अब आपने पूछा ही है तो दिखाई देता हूँ मैं। Muy bien. Avanza, por favor. Sí, ahí te vamos, estamos haciendo ver la mano. Con el óvulo lleno de huevos. पट्टी हो गई। क्या किया? इल्ला पट्टी कर दी। Very good. सही हुआ काम। With cuteness comes problems as well. कहाँ करी? पीछे तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जिसे आप कह सकते हो। बहुत लोग नहीं होंगे वो दुनिया में जिन्होंने ये कराया हुआ बंदर से। तो कुछ और यूनिक एक्सपीरियंसेस अच्छे और बुरे जो मुझे याद आते हैं, उनकी भी वीडियो क्लिप्स ही दिखा देता हूँ मैं आपको। अगला सवाल पूछा है शादब खान ने। हाय ध्रुव, विच इकोनॉमी मोड इज सूटेबल फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था लेफ्ट वर्सेस राइट, जिसमें कि एक्सप्लेन किया था डिफरेंसेस क्या हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अगर कोई भी एक सही तरीका होता तो उसको सारी दुनिया की कंट्रीज अडॉप्ट कर चुकी होती है अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी तीनों में से तीनों चीज़ों की डिसएडवांटेजेस हैं, अपनी एडवांटेजेस हैं। आप जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उनमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनके मिक्सचर यूज़ किए जाते हैं। कोई भी 100% सोशलिस्ट या 100% कैपिटलिस्ट नहीं है। इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया, डू यू थिंक मोनार्की इज बेटर देन डेमोक्रेसी? आई पर्सनली प्रेफर मोनार्की एज आई बिलीव अ रूल ऑफ 1 लायन इज ऑलवेज बेटर देन 1,000 रैट्स। वुड लाइक टू हेयर योर व्यूज ऑन दिस। तो स्टोन कोल्ड स्टीवन ऑस्टिन भाई साहब, ये जो मोनार्की है ये हज़ारों सालों से चली आ रही है। आपको ये कैसे पता कि जो मोनार्किस्ट बनेगा, जो हमारा रूलर किंग बनेगा, वो एक लायन ही होगा? अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जितने भी ज़्यादातर राजा महाराजा थे, उन सबका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है कॉमन लोगों पर। तो ज़्यादातर राजा महाराजा को सिर्फ अपने से ही मतलब था, अपनी पावर से ही मतलब था, और ऐसे बहुत कम राजा थे जो लोगों के भले में बिलीव करते थे। और चांसेस तो यही है कि अगर कोई भी मोनार्क आए तो आप उन चूहों में से होगे जिनको कुचला जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कोई परवाह नहीं करेगा मोनार्की में। इसलिए मुझे लगता है डेमोक्रेसी ही बेटर है, लेकिन हमको तरीके ढूंढते रहने पड़ेंगे किस तरह से डेमोक्रेसी को इम्प्रूव किया जाए। एक बहुत बड़ा नुकसान डेमोक्रेसी का जो बहुत ओपनली दिखता है वो ये है कि मेजॉरिटी व्यू हमेशा सही नहीं होता। अगर ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी चाहेगी कि मर्डर को लीगलाइज कर दिया जाए, तो क्या उसको लीगलाइज करना सही होगा? ये सोचने वाली बात है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ योर जीएफ नेम? नाम से थोड़ी ना कोई उनको परेशान करेगा, प्लीज़ बता दो। नहीं सीरियसली बताऊं तो उसका जो फर्स्ट नेम है वो काफ़ी यूनिक है। मुझे लगता है सर्च करेंगे तो काफ़ी आसानी से पता लग सकता है, और काफ़ी लोग परेशान भी कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बताना चाहूँगा। What are the steps to be taken for the development of Indian education system? फिर से मैं रेकमेंड करूँगा मनीष सिसोदिया वाला इंटरव्यू देखिए। उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी हिला देने वाली हैं। देश में ऐसी स्टेप्स आज तक नहीं ली गई हैं। इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रिड्यूस करप्शन? इस पर भी काफ़ी एक लेंदी वीडियो बनाया जा सकता है, और मैंने बना भी रखा है। व्हाट आर द स्टेप्स टू रिड्यूस करप्शन, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इन द फ्यूचर इफ बीजेपी विल वर्क गुड, इवन विल यू क्रिटिसाइज देम? बिल्कुल नहीं। बीजेपी जब भी अच्छा काम करती है मैं उनकी तारीफ़ करता भी हूँ। जैसे कि अभी अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में एक स्मोकिंग बैन इंट्रोड्यूस किया गया कि जो भी जहाँ पे बच्चों की चीज़ें बिकती हैं जिस दुकान पे, वहाँ पे सिगरेट्स को ना बेचा जाए। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी स्टेप है, इसकी मैंने तारीफ़ भी करी है। योर मेरिट परसेंटेज इन 10th 12th, ये भाई साहब तो पूरा मेरा बायोडेटा निकलवा के छोड़ेंगे। तो 10th क्लास में दोस्तों, जब मैंने 10th क्लास करी थी, असल में सीबीएसई ने उस साल के लिए सिस्टम चेंज कर लिया था। परसेंटेज की जगह उन्होंने 10 पॉइंट सिस्टम रख दिया था, तो मेरे 9.2 आए थे 10 में से।
और 12th में मेरे आए थे 85% के आसपास, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन एग्ज़ाम्स को पास करना और बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना सिर्फ आपकी ये स्किल बताता है कि आपकी एग्जामिनेशन देने की स्किल कितनी अच्छी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके 90% आए थे लेकिन दिमाग से वो बिल्कुल खाली हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके 70% आए थे लेकिन उनकी सोच काफ़ी ऊंची है, काफ़ी अच्छे क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो। तो मार्क्स पे ज़्यादा मत सोचिए कैसे मार्क्स आते हैं, लेकिन मार्क्स की ज़रूरत होती है लोगों को दिखाने के लिए आपका कॉलेज में एडमिशन हो पाए, इसके लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अपनी एग्जामिनेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए, इसको किसी और तरह से जज मत करिए इन मार्क्स को। योर फेवरेट सब्जेक्ट तो कोई एक तो रहा नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। 5th क्लास तक शायद मेरा इन्वायरमेंटल साइंस फेवरेट था, उसके बाद मेरा SST में काफ़ी इंटरेस्ट था, हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन 9-10 तक और 11-12 में मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो साइंस की फील्ड में कह सकते हो, हिस्ट्री की फील्ड में भी कह सकते हो, तो एक कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज के लिए बहुत सवालों के जवाब दे दिए, अब मेरे पेट में भी दर्द होने लग गया, भूख लग रही है मुझे। ट्राई करूँगा मैं टाइम टू टाइम रेगुलरली इन क्वेश्चन आंसर वीडियोज़ को लाते रहूँ। आप भी अपने सवाल पूछते रहिए। अगला वाला शायद 500,000 पे कर लें या 300,000 पे करें, कमेंट्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।